दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक तनाव में तेजी दिखाई दे रही है। आज दूसरे चरण के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त हो गई और इसी बीच आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी। लेकिन हम आपको ये बता दें कि महागठबंधन ने सीट बंटवारे को लेकर तनातनी खत्म नहीं हो रही है और ये तनातनी अभी भी चल रही है। बिहार में दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज खत्म हो गई। दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसके साथ ही पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की समय सीमा भी अब समाप्त हो गई है। मतलब यह हुआ कि अब बिहार में स्थिति पूरी तरह से साफ है। महागठबंधन में सीट बंटवारा तो नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तो अब बिहार चुनाव से जुड़ी जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो यही कि आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। आइए हम आपको इस समय सीधे बिहार पटना हमारी संवाददाता शशि भूषण के पास लिए चलते हैं। शशि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, अब आप ये समझाइए कि भले ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग ना हुई हो, लेकिन स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कौन सी ऐसी सीट हैं जहां पर अब कांग्रेस आरजेडी खुद आमने सामने लड़ रहे हैं? नहीं जी, देखिए, सबसे पहला अपडेट तो ये है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ कि जो दूसरे चरण के नामांकन की समय सीमा है वो खत्म हो गई है। 3 बजे तक की समय सीमा थी। आज कुल 122 विधानसभा सीटें जो दूसरे चरण में जिनमें वोटिंग होनी है 11 नवंबर को, उन तमाम सीटों पे जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 3 बजे खत्म हो गई। अब स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी और उसके बाद फिर नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। और दूसरा अपडेट ये कि जो पहले चरण की 121 सीटें हैं वहां पर जो उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की समय सीमा थी वो भी खत्म हो गई है। मतलब अब ये तय हो गया है कि कौन कौन जो चुनावी रण में है वो उम्मीदवार के तौर पे जमे रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज से स्थिति और तस्वीर जो है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, जी। 4 ऐसी सीटें अब तक दिख रही हैं सेठ जी जहां पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति है। राहत की खबर यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कुटुंबा से चुनाव लड़ते हैं, राजेश राम, उनके खिलाफ जो सुरेश पासवान को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया था राष्ट्रीय जनता दल ने, वो उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरे हैं। तो राजेश राम जो कल से चिंतित भी थे और कई उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट भी आए थे गठबंधन को लेकर के, उनके लिए राहत बड़ी खबर है। हालांकि जो बछवाड़ा सीट है वहां पर अवधेश राय ने नामांकन वापस नहीं लिया है, तो वहां पर एक जो लड़ाई है गरीब दास कांग्रेस के उम्मीदवार और बछवाड़ा में जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो सीपीआई के अवधेश राय, ये दोनों मैदान में हैं। इसके अलावा भी कई और सीटें हैं। तो कुछ जगह पर फ्रेंडली फाइट, हालांकि बहुत कोशिश की महागठबंधन के नेताओं ने कि इसको कम से कम किया जाए, इसको बहुत नीचे स्तर पर ले जाया जाए, संख्या कम हो फ्रेंडली फाइट की। लेकिन अभी भी जो कई सीट है वहां पर दोस्ताना मुकाबला, फ्रेंडली फाइट कर लीजिए, वो है। और सबसे दिलचस्प बात कि जो दूसरे चरण के नाम वापसी की समय सीमा होगी सही जी 23 जी। अक्टूबर को, उस दिन तस्वीर साफ होगी। क्योंकि अभी हम पहले फेज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे फेज के अंदर जो नॉमिनेशन हुए हैं, क्या वो नाम वापस होते हैं, ठीक। क्या उम्मीदवार बने रहते हैं मैदान में, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा जी। बहुत अच्छी तरह से विस्तार से आपने बता दिया शशि, बहुत धन्यवाद। शशि भूषण हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बिहार में राजनीतिक तनातनी के बीच जुबानी युद्ध भी तेज हो गया। नेता एक दूसरे पर जमकर शब्द बाण चला रहे हैं। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। ऐसे चलेगा क्या? तो जिस तरीके से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से महागठबंधन के अंदर सिर फुटौल हो रहा है, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि ये दलित विरोधी काम
राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है। और इस तरह की मानसिकता मतदाता देख रही है। और राजद, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जितने भी महागठबंधन के दल हैं, आज एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में अपना समय बिता रहे हैं। जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, जेएमएम सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो बिहार को नहीं चला सकती है। महागठबंधन के दल के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे और कोई न कोई रास्ता निकलेगा बिहार को बचाने के लिए, बिहार को बनाने के लिए और केंद्र की सत्ता हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए ये बिहार की लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए। इस सीट से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीत कैसे हो, इस पर सोचना चाहिए। ये लड़ाई मुकाबला बिल्कुल साफ है, बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ है। अब तो आप उसको गठबंधन नहीं बोलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। काहे का गठबंधन भैया? जो लोग एक दूसरे को ठगने में लगे हों, 36 से अधिक स्थान जहां पर दोनों लोग आपस आमने सामने हों, उसको गठबंधन करते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि जिस गठबंधन की न नीति स्पष्ट हो, न नियत स्पष्ट हो और जिसका न नेतृत्व स्पष्ट हो, वो भी गठबंधन निजी महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ेगा। आप मेरा पुराना बयान निकालिएगा, देखिएगा, मैंने जो कहा था वही आज हो रहा है। तेजस्वी यादव महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, अति महत्वाकांक्षी है। कांग्रेस कभी गठबंधन को मानती नहीं है और बाकी को कोई कांग्रेस के इर्द गिर्द कोई गठबंधन पनपता नहीं है। तो ये तो पुराना इतिहास रहा है। तो ऐसे गठबंधन में कहाँ से बनेगा जहाँ ठगने की परंपरा बनी हुई है। मैं पहले भी कहा हूँ कि आरजेडी, कांग्रेस या कम्युनिस्ट जो घमंडिया गठबंधन है उसका मामला है, या मामला हमारा नहीं है। लेकिन जो दृश्य उत्पन्न वो उन लोगों ने किया है उससे साफ जाहिर है कि वहाँ स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर सोचती नहीं है। उसके संस्कार में भ्रष्टाचार है, घोटाला है, अपराधियों को संरक्षण देने का है। और जहाँ स्वार्थ की राजनीति होगी वहाँ विकास पीछे छूटता है, बिहार का भविष्य पीछे छूटता है। ये महागठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन राजनीति धन बल के हवाले हो रहा है, यह चिंता का विषय है। और कोई कांग्रेस पार्टी का विधायक जो अल्पसंख्यक है और वह दल के दलित समाज से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और माननीय राजेश राम जी निस्सहाय टाइप रूप से हैं, यह निश्चित रूप से राजनीति के बदलते दौर में चिंता का विषय है कि आखिर इस राज्य की राजनीति को कहाँ ले जाया जा रहा है। ग्रैंड अलायंस के गठबंधन के घटक दल की सहमति न बनना एक सवाल, लेकिन गठबंधन के विधायक एक दूसरे पर अविश्वास कर रहे हों, दल का नेतृत्व लाचार हो कांग्रेस जैसी पार्टी का, और राहुल गांधी जी टुकटुकी लगा के देख रहे हैं, यह निश्चित रूप से चिंता का सबब लोकतंत्र के लिए। मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा जहां पे इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। मतलब सीटों के चयन में समझ में आ सकता है कि शायद विवाद हो, पर अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। और ऐसे में अगर इस भ्रम में है महागठबंधन के लोग कि भैया कुछ सीटों पे आमने सामने हो जाएं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्रेंडली फाइट, आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। आप अगर एक जगह पे एक दूसरे के सामने अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के नेता के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं अपना चुनाव जीतने के लिए, तो आप कैसे मान के चल सकते हैं कि भैया दूसरे जिलों में या दूसरी विधानसभा में इसका असर नहीं पड़ेगा। आज अगर कहीं पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं किसी दूसरे दल के बारे में कुछ यहाँ पे कह रहा हूं, तो मैं कैसे ये उम्मीद रख सकता हूं कि दूसरी विधानसभा में उस दल का और मेरे दल का एक समन्वय बैठेगा? ऐसा नहीं होता है चुनाव में। ये जो लोग हैं, जितने भी नेता हैं जो एसी कमरे में बैठ के हेलीकॉप्टर में घूमकर इन लोगों को लगता है कि भैया हम लोग ऊपर हम लोग मिल जाएंगे तो नीचे भी कार्यकर्ता मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है।
आप ऊपर तो हो सकता है संभवतः 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद ये लोग हाथ पकड़ के एक तस्वीर खिंचा लें एक दूसरे के साथ खड़े होकर, पर जो कार्यकर्ता इनके लिए नीचे लड़ रहा है, इनके लिए झगड़ रहा है, वो कैसे एक साथ आ पाएगा। महागठबंधन ने कहीं ना कहीं अपना पूरा नुकसान ये ना गठबंधन को जिस तरीके से इन्होंने इसमें बिखराव किया है, जिस तरीके से समन्वय नहीं बैठ पाया है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा।